देखिए, कल कल की क्लास में हमने देख लिया था कि हमारे देश में कोल सेक्टर की क्या स्थिति है, क्या क्या नियम कायदे चल रहे हैं और पहले क्या रेस्ट्रिक्शंस थी। अभी 2020 में क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट एक्ट आया है, एक तरह का संशोधन एक्ट आया है। किसमें अमेंडमेंट किया गया होगा? तो 1957 का एक एक्ट है, इसका नाम है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, यानी इसको छोटे रूप में हम कह दें MMDR एक्ट ऑफ 1957। इसमें कुछ एड ऑन किया गया है, तो ये मिनरल्स को लेकर है, मिनरल से कोयला भी है, तो इसी एक्ट में कोयले की जो कैटेगरी है उसमें चेंजेस किया गया है। अब इसमें क्या चेंजेस किया गया वो हमें देखना है। ठीक है, ये एक्ट तो बहुत पुराना है, इसमें सारे जो मिनरल्स हमारे मेजर या माइनर दोनों के बारे में बात की गई है। कोयला एक मेजर मिनरल है, मेजर मिनरल है, इसका मतलब उससे जुड़े हुए कानून बनाएगा केंद्र सरकार। लेकिन हमारे देश में जमीन के अंदर से निकलने वाला हर एक खनिज का मालिक होता है उस राज्य की सरकार। स्टेट को पैसा मिलता है, क्योंकि मान लीजिए मध्य प्रदेश में निकल रहा है, झारखंड में निकल रहा है, उड़ीसा में निकल रहा है, तो जिस राज्य से जो भी मिनरल्स निकलेगा उससे होने वाली कमाई का मालिक होगा स्टेट। लेकिन जो मेजर मिनरल्स हैं, जो बड़े मिनरल्स हैं, जिसमें कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, डायमंड हो गया, इनसे जुड़े हुए कानून केंद्र बनाएगा। और जो माइनर मिनरल्स हैं, जैसे बालू हो गई, रेत हो गई, मुरुम हो गई, बजरी हो गई, गिट्टी हो गई, है ना, सैंड हो गई, ये सब चीज इनसे जुड़े हुए जो नियम है वो राज्य सरकार बनाएगी। ये बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब MMDR जो एक्ट 1957 का, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब सवाल ये कि जो चेंजेस किए गए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेकर केंद्र सरकार ने चेंज किया, क्योंकि कोयले की लेकर बात है। और कोयला, जैसे मैंने बोला, ये एक मेजर मिनरल है, ये एक बड़ा मिनरल है ना। और इस पे चेंजेस किसने किया? केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार ने बकायदा एक्ट ला दिया, इसका मतलब संसद से पास हुआ ये बात। अब संसद से पास हुआ है तो इसको मानना भी जरूरी है। लेकिन अब इसको लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार में कोई तनातनी है, वो हमें देखना है। और सबसे मेन चीज हमें ये जानना है कि क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए। तो इसको जानने के लिए अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये और ये आ गया, क्या चेंजेस हुए हैं। इन चेंजेस को आपको ध्यान से देख के सुनना है, एक बार सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तक पिछली क्लास में हमने बात की थी कैप्टिव माइनिंग के बारे में। कैप्टिव माइनिंग, और इसका मतलब ये था कि जो वो संस्थाएं जिनको कोयला चाहिए, वो संस्थाएं चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, मोटे तौर पे जो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई हैं या स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं, है ना, इनको चाहिए होता है कोयला। पावर मतलब बिजली वाली कंपनी जो बिजली देती है, या स्टील बनाने वाली कंपनी, चाहे टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, इनको चाहिए कोयला। तो कैप्टिव माइनिंग का मतलब ये था कि ये लोग कोयला निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो कोयला निकालेंगे सिर्फ अपने उपयोग के लिए लेंगे, इस कोयले को कहीं और बेच नहीं सकते। कोयले का उपयोग करेंगे अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसे कहा जाता है कैप्टिव माइनिंग। तो इस बार का जो चेंजेस हुआ ये कैप्टिव माइनिंग में हुआ है। मतलब कैप्टिव माइनिंग को एक तरह से हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया, इसको नो बोल दिया गया है। नो बोलने का मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ देखिए, इसमें लिखा है कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, सरकारी के तो पास तो पहले से ही था कि सरकार ही निकालेगी, इंदिरा गांधी सरकार के समय। अब सरकार ने ये कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति है वो कोयला निकाल सकता है, मतलब कोयले की माइन कर सकता है, उसको निकाल सकता है और उसको कमर्शियली बेच सकता है। कमर्शियली मतलब कॉमर्स जहाँ है, मतलब प्रॉफिट की बात हो रही, मतलब यहाँ से कोयला निकाल के किसी और को बेच सकता है। पहले क्या था कैप्टिव माइनिंग में, आपको कोयला निकालने की अनुमति थी, आप प्राइवेट थे, आपको अनुमति थी, लेकिन वो कोयला आपको अपने ही कंपनी में, अपने ही दुकान में, अपने संस्थान में यूज करना था, बेचना नहीं था। यहाँ पे बोला है कि आप बेच सकते हैं विदाउट प्लेसिंग एनी एंड यूज रेस्ट्रिक्शन। आप किसको बेच रहे हैं हमें मतलब नहीं, कोई, है ना। आप कोयले की खदान लीजिए, आप उससे कोयला निकालिए और उसको बेच दीजिए। मतलब कैप्टिव माइनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको नो बोल दिया गया, कैप्टिव माइनिंग एक तरह से खत्म कर दी गई है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति खदान ले सकता है। ऑक्शन होगा, बोली होगी, बोली लगाएगा, जिसकी बोली सही जाएगी उसको खदान मिल जाएगी। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या कभी खदान का काम किया है, आपके पास क्या अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कोई भी ले सकता है, बस आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए उस खदान से सामान निकालने के लिए। तीसरी इसमें बात कही गई है कि सरकार 100% FDI अलाउ कर रही है। FDI मतलब कोई विदेशी कंपनी भी ऑटोमेटिक रूल के तहत, ऑटोमेटिक रूल नहीं होगा, यहाँ पे रूट होगा, यहाँ रूट शब्द है, ऑटोमेटिक रूट के से कोई भी कंपनी अगर सरकार, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश से आया हुआ पैसा 100%, मान लीजिए कोई खदान है, उसकी बोली लगी है 50 करोड़, वैसे इतनी कम नहीं लगती,
मान लीजिए लगी है 5,000 करोड़। तो अगर कोई भी विदेशी कंपनी किसी भी देश की, वो पूरी पूरी माइन की बोली लगा सकती है, पूरे 5,000 करोड़ रुपए सरकार को देके वो खदान वो लीज पे ले सकती है। मतलब 100% एफडीआई कर दिया गया है। ऑटोमेटिक रूट है, ये रास्ता है, ये जो ऑटोमेटिक रूट है ये आरबीआई तय करती है। मान लीजिए किसी देश के साथ हमारे अच्छे संबंध है, या कोई अच्छी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आरबीआई अपनी एक सूची निकालती है, उसमें बताती है कि हम ये देश के साथ और ये कंपनी के साथ अगर इनकी तरफ से कोई भी ऑफर आएगा तो हम इनको ऑटोमेटिक रूट के तहत यहाँ ले जाएंगे। मतलब बीच में इनसे कोई यस पूछेगा नहीं, कोई भी इनको ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करने। ठीक है। एक रूट होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट मतलब मान लीजिए कोई कंपनी, मान लो पाकिस्तानी कोई कंपनी है, वैसे आएगी नहीं कोई कंपनी, लेकिन मान लो पाकिस्तान की कोई कंपनी, उसने बोला कि हम एफडीआई लाना चाहते हैं, हम ये ब्लॉक खरीदना चाहते हैं, पूरा 100% हम लगाएंगे। तो पाकिस्तान की उस कंपनी को कई जगह अप्रूवल लेने पड़ेंगे सरकार में, तो उसको कहा गया अप्रूवल रूट। मतलब इस रास्ते में कई सारी जगह आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ऑटोमेटिक जो रूट है, ऑटोमेटिक जो रास्ता है, वहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार परमिशन ले ली है और सरकार से, और उसके बाद अपना काम शुरू करिए। सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई अलाउ कर दिया। मतलब विदेश से भी कोई व्यक्ति आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है और ले सकता है। पहले कितनी कठिन शर्त थी कि जो कंपनियों को कोयले की जरूरत है जिससे वो कोई उत्पाद बना रहे हैं, जैसे बिजली बनाने वाली कंपनी कोयला जला के बिजली बनाएगी, स्टील बनाने वाली कंपनी कोयला जला के ही स्टील बनाएगी। तो पहले कैप्टिव माइनिंग थी और कोई तीसरा तो ले ही नहीं सकता। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एफडीआई से भी, यानी कोई विदेशी संस्था भी ले सकती है हमारे यहाँ कोयले की खदान, जिसके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है वो भी ले सकता है। और ये जो कोयला निकाल रहे हैं उसको आप किसी और को बेच भी सकते हो। ये सारी बातें बुक। और सरकार ने बोला कि हम बिडिंग कराएंगे। हम क्या कराएंगे? बिडिंग यानी ऑक्शन कराएंगे, वो तो उसमें कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह की बिडिंग हम कोयले में ला रहे हैं, उस तरह की बिडिंग हम धीमे धीमे और मिनरल्स में भी लाएंगे, और उसमें भी हम लगभग ऐसा ही कुछ सिनेरियो कर देंगे। ये सरकार का कहना है। और सरकार ने ये कहा है कि भैया जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो इस काम को या इस खदान को लेना चाहते हैं, भाई मान लीजिए कहीं खदान है, मान लीजिए इस इलाके में खदान है, अब इस इलाके में बहुत सारे पेड़ भी तो लगे हैं। तो अगर आपको खदान से कोयला निकालना तो पहले पेड़ काटने पड़ेंगे, जंगल साफ करने पड़ेंगे, यहाँ अगर आदिवासी रहते हैं उनको हटाना पड़ेगा, तो बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत सारे एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचेगी, बहुत सारे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सरकार ने ये कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, ये सारी अप्रूवल वो अपने स्तर पे खुद ही ले ले। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, राम श्याम टाटा बिरला अंबानी परेशान नहीं होना चाहिए इस काम में। आप जिस ब्लॉक को बेचना चाह रहे हैं, बेचना मतलब जिस ब्लॉक की नीलामी करवाना चाह रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल का पूरा दायित्व है कि हर मंत्रालय से एनओसी ले ले, हर मंत्रालय से परमिशन ले ले। और ये जो प्राइवेट सेक्टर है इनके साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बेचारे, इन्होंने मान लीजिए सिंगरौली का कोई ब्लॉक ले लिया और वहां पे जंगल लगे हुए हैं सागौन के, अब बेचारे ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के चक्कर काट रहे हैं कि साहब परमिशन दे दो जंगल काटना, परमिशन दे दो जंगल काटना। ये सारा खेल अब किसके दे दिया? मिनिस्ट्री ऑफ कोल को दे दिया। मतलब कुल मिला के इस नए जो इसमें अमेंडमेंट है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि सरकार की मंशा ये है कि मेरे देश का जो अनटैप कोल है, जिसको अभी तक हम निकाल नहीं पाए, उसको तेजी से निकालें। हम जो विदेश में पैसा दे रहे हैं उस पैसे को हम कम से कम करें। हम विदेशी लोग जो इंटरेस्टेड हैं उनको भी हम यहाँ पे अलाउ करते हैं। और हम अपने प्राइवेट सेक्टर को किसी भी तरह की झमेले में या परेशानी में नहीं डालना चाहते। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो उसको सारा काम पहले से बना मतलब करवा के हम दे दें, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ही दे दें, हर जगह से एनओसी मिल जाए, बस वो अपनी जेसीबी ला के खुदाई करना शुरू कर दे। ये सरकार की मंशा है। यानी इस तरह से इसका जो कॉन्स है वो ये हो सकती है। सरकार देखिए देश के इतने बड़े मिनरल में प्राइवेट की एंट्री करा रहा है, सरकार खनिज के चक्कर में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे कोयले की खदान है जो चल रही है वहां से तो जंगल कट ही चुके हैं, लेकिन जहाँ नए कोयले के रिजर्व है वहां तो ऊपर जंगल होंगे, आदिवासी होंगे। आप आदिवासियों को क्या करेंगे, जंगलों को क्या करेंगे? और वहां से कोई नदी गुजर रही होगी तो नदी फिर विषैली हो जाएगी या पॉल्यूटेड हो जाएगी। भाई कोयला कहीं से निकलेगा तो कोयला का जो पानी है, मान लीजिए नदी गुजर रही है, नदी के बगल पास में ही कोयले की खदान है, जब बारिश होगी तो वो जो खदान से पानी रिस के ड्रेन होकर तो नदी में आएगा ना, और वो नदी फिर पॉल्यूट हो जाएगी। फिर वो नदी मान लीजिए नीचे किसी शहर में जा रही है, शहर में वही गंदा पानी आप लोगों को पिला रहे हैं। अब जो भी अल्टीमेटली मतलब हो तो इन्वायरमेंट का ही लॉस रहा है, हो तो ह्यूमन बीइंग का लॉस रहा है। जो ट्राइबल्स लोग हैं आप उनको हटा देंगे कोयले के चक्कर में, मिनरल्स के चक्कर में, कुछ मुनाफे के चक्कर में। ठीक है। तो ये इसके थोड़े ड्रॉबैक्स है कि सरकार या तो विकास देख ले या तो पर्यावरण देख ले। और सरकार ने एक बात और कही,
सरकार ने ये सारी चीज करने पे सरकार की ये मंशा है कि हर साल जो 1 लाख करोड़ रुपए हम देते हैं ना, इसको हमें कम करना है। हम दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व लेके बैठे हैं और हम अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। सरकार का ये कहना है कि भाई जो ब्लॉक्स होंगे, पहले क्या होता था कि भैया ये ब्लॉक से सरकार ने बोला हमें ये आप बोली लगा रहे हैं, और वो मान लीजिए किसी ने लगाए 5,000 करोड़ रुपए, तो सरकार को मिल गया 5,000 करोड़ रुपए, सरकार चुप शांत हो गई। अब 20-30 साल तक वो जो प्राइवेट प्लेयर है वो इससे निकालेगा कोयला, हो सकता है वो कोयला निकल जाए 20,000 करोड़ का, सरकार को कितना मिला? सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए। लेकिन प्राइवेट वाले को वहां से कोयला निकल गया 20,000 करोड़ का, मतलब उसका 15,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। सरकार ने इस बार बोला नहीं, इस बार ये जो प्रॉफिट होगा ना, ये हम कैसे करेंगे? रेवेन्यू शेयरिंग में करेंगे। रेवेन्यू शेयरिंग में मतलब मान लीजिए आपने 1 किलो कोयला निकाला, 1 किलो कोयला निकाला, तो उसमें 100 ग्राम कोयले का जो भी कीमत होगा वो मुझको मिलेगा। मतलब सरकार ने अब कैसे कर दिया है, एड वैलोरम सिस्टम में। मतलब आप जितना भी कोयला निकाल के बेचेंगे उसमें कुछ मेरा शेयर रहेगा। पहले फिक्स होता था कि भाई शुरुआत में इतना पैसा दे दो और भूल जाओ, सरकार भी भूल गई, बाकी यहाँ से वो निकाले पड़ा है कोयला, है ना, या और भी कोई मिनरल्स है वैसे। लेकिन सरकार का अब ये मंशा है कि हमें रेगुलर बेसिस पे पैसा चाहिए, हमें लमसम पैसा नहीं चाहिए। आप जितना निकालेंगे, जितना ट्रांजेक्शन होगा, उस हिसाब से हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट नहीं चाहिए। ये सरकार ने कुछ चेंजेस किए, और ये जो मेजर चेंजेस हैं ये हमें सबसे पहले देखने मिल रहे हैं कोल सेक्टर में। कोल के बाद सरकार धीमे धीमे और जो सेक्टर है, मैग्नीज सेक्टर, मैग्नीज मिनरल्स है या बॉक्साइट है, या जिसे हम कहेंगे कि आयरन है, इन सब में भी सरकार धीमे धीमे उतरेगी। लेकिन अभी सबसे ज्यादा कोयले में हमें इसको देखने को मिला है। अब क्या हो रहा है, सरकार ने क्या कहा कि हम ये जो कमर्शियल कोल माइनिंग कर रहे हैं इससे हमें क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट मैंने बता दिया है कि हर साल 1 लाख करोड़ रुपए हम दे देते हैं दुनिया भर के देशों को और उनसे कोयला मंगाते हैं, हमें ये पैसा बचाना है। दूसरा, सरकार ने ये बोला जब प्राइवेट सेक्टर वाले लोग आएंगे तो नई नई मशीन लेके आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड जो है अभी ओवरबर्डन है, देश का 83% कोयला वही निकाल रही है, तो कब तक बेचारी ये कंपनी काम करेगी? कुछ विदेशी कंपनियां भी आएंगी तो नई नई तकनीक लेके आएंगी, नई नई मशीन लेके आएंगी, जो काम हम 2 दिन में करते हैं वो 2 घंटे में कर दिया करेंगे। तो सरकार का कहना है कि इससे हमारा कोल सेक्टर मॉडर्नाइज होगा, नई नई जॉब्स आएंगी, नई नई ब्लॉक्स निकलेंगे, नए लोगों को काम मिलेगा, सरकार को ही रेवेन्यू मिलेगा। तीसरा, सरकार का कहना है कि कोल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है भाई, कोल इंडिया लिमिटेड वाला अभी क्या, कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसकी मोनोपॉली एक तरह से, अगर 100 किलो कोयला निकल रहा है तो 83 किलो या 83 किलो कोयला तो वही निकाल रही है। तो काम भी धीरे धीमे होता है, कंपटीशन की कोई भावना ही नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉय में कोई ऐसा मोरल नहीं है कि भैया हम ज्यादा कोयला निकाले, पगार मिल रही, सैलरी मिल रही, सरकारी कंपनी, महारत्न कंपनी जल में आई है। तो सरकार ये चाह रही है कि भैया प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अगर हम साल भर में मान लीजिए 10 किलो कोयला निकाल रहे हैं, तो अब हम 50 किलो निकालें, तो हमारे पास तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व है। ये सरकार का कहना है। और सबसे बड़ी बात, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, हमें कोयला तो बहुत सारा चाहिए, लेकिन इतना कोयला हम देश से निकाल नहीं पाते, हम डिमांड मीट नहीं कर पाते, इस चक्कर में हम दुनिया भर से कोयला मंगाते हैं। तो हम अपनी डिमांड ही मीट करेंगे, तो पहला तो हम पैसा अपना बचाएंगे जो विदेश जा रहा। दूसरा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने देश का कोयला अपने देश में यूज करेंगे। तीसरा, हमें इस पे क्या मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा, हर ट्रांजेक्शन बेसिस पे रेवेन्यू मिलेगा हमें। अगर एक किलो कोयला निकाला तो उस पर हमें पैसा मिलेगा, जितना कोयला निकलता जाएगा उतना सरकार को पैसा मिलता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पैसा किसको मिलेगा? राज्यों को मिलेगा, स्टेट को मिलेगा। मैंने बोला है कि भैया जमीन से निकलने वाली हर एक चीज उस राज्य की का पैसा मिलेगा, तो राज्य भी फलेंगे फूलेंगे, राज्य को पैसा मिलेगा। सब तो अच्छा अच्छा लग रहा है, ये सारे इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब थोड़ी सी इसकी गलतियां देख लेते हैं। अभी तक जो मैंने बताया समझ में आया सभी को? Yes. अब इसके क्या ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। भाई आप क्या किसी है? एरिया से जंगल काटेंगे, किसी एरिया से आदिवासी को हटाएंगे, वो सब कहाँ पहुंच जाएंगे? वो कोर्ट पहुंचेंगे, वो सब कोर्ट पहुंचेंगे, एनजीओ को कोर्ट पहुंच जाएंगे, पर्यावरण को बचाने वाले कोल कोर्ट में पहुंच होता जाएंगे। है भाई या वो क्या रहा है? किसी और ऐसे तो नहीं कि सरकार मिनरल में? अपने मन से कुछ भी कर ले, अगर आपने एक भी पेड़ काटा तो कोई ना कोई पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या लीगल हर्डल्स बहुत सारे हैं। दूसरा, फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, एक शब्द आता है इंग्लिश में, जिसे कहते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन, पुनर्स्थापन।
पुनर्स्थापन मतलब पहले ये कहीं स्थापित थे, पहले ये लोग कहीं और रहते थे, वहां से हमने इनको विस्थापित किया। तो पुनर्स्थापन के पहले क्या आता होता है, विस्थापन होता है। पहले विस्थापन होता है, पहले आप उन लोगों को उनकी जगह से हटाते हैं, विस्थापित करते हैं, उसके बाद उनको कहीं और जगह रिहेबिलिटेट कराते हैं। तो आप कहीं से आदिवासी को हटाएंगे, कहीं से मालूम चला कि भाई फॉर एग्जाम्पल इंदौर के पास का कोई गांव है, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, 5-10 हजार लोग, और वहाँ सरकार को पता चला कि इस गांव के नीचे बहुत सारा कोयला है। तो आप क्या करेंगे, पहले आएंगे, उन लोगों को बोलेंगे आप हटिए, बहुत से लोग नहीं मानेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से साल 2 साल 4 साल में फैसला आएगा, कोर्ट नहीं मान लीजिए, बोल दिया हटिए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। आप तो जेसीबी लाकर उनके घर गिरा देंगे, उनको भगाएंगे, फिर वो लोग हल्ला मचाते रहेंगे, और फिर आप उनको कहीं दूर, कहीं बंजर में जमीन पे। हाँ, प्रिया कैप्टिव माइनिंग फिलहाल कोल में ही है ना। फिर वो कहीं और उनको आप जमीन देंगे। अभी सरकार का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए किसी से आपने 1 एकड़ जमीन ली, 1 एकड़, तो उसको 1 एकड़ जमीन कहीं और दे देती है। ये सरकार का एक फॉर्मूला है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि भाई मेरे पास जो पहले 1 एकड़ जमीन थी वो उपजाऊ थी, वो फर्टाइल थी, उसमें बहुत सारे अनाज होता था मेरा अच्छा खासा। अब आपने मुझे 1 एकड़ जो जमीन दी है वो तो बंजर जमीन है, यहाँ ना आसपास पानी है ना यहाँ पे कुछ है। तो आपने जमीन के बराबर जमीन दी, लेकिन उस जमीन की फर्टिलिटी नहीं दी। तो विस्थापन या रिहेबिलिटेशन में हमारी सरकार का बहुत ही बेकार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जो भी कहीं विस्थापित हुआ है वो खुश नहीं हुआ है। तो फिर आप विस्थापित करेंगे, लोगों को हटाएंगे, फिर लीगल हर्डल्स होंगी, उसके बाद ये सब हो गया। ये तो ह्यूमंस की बात हुई, ये तो आपने ह्यूमंस को हटाया। इंसान तो ठीक है, हल्ला मारेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, लड़ेंगे, लेकिन फिर आपने क्या किया, फिर आपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया। आपने उन पेड़ों को काटा। जैसे अभी हम देख रहे हैं छतरपुर में जिले में बकसवाहा नाम की एक जगह है, वहां पे हीरे के बहुत बड़े भंडार मिले हैं, जबकि वहां पे मध्य प्रदेश के सबसे बेहतरीन जंगल है। वेरी मतलब जैसे हम कह सकते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे, और काफी समृद्ध जंगल है। अब ये कहा जा रहा है कि वो जंगल कटेंगे, तो पहले तो आप लोगों को हटाएंगे वहां से, बकसवाहा वाले एरिया से, फिर जंगल काटेंगे। तो एक पेड़ जो 20-30-50 साल में इतना बड़ा हुआ है, आप उसको काट देंगे, फिर सरकार क्या बोलेगी, हमने 1 लाख पेड़ काटे तो हमने 1 लाख नए पेड़ लगाए। तो पहले तो ये लाइन गलत है। आपने पेड़ काटे लेकिन लगाए पौधे। लेकिन एक पौधा, एक छोटा सा पौधा क्या इतने बड़े पेड़ के बराबर, ना वो ऑक्सीजन दे पाएगा, ना वो लकड़ी दे पाएगा, ना वो चिड़िया को घोंसला दे पाएगा, क्योंकि पौधा को पेड़ बनने में 20-30 साल लगेंगे। लेकिन बने बनाए पेड़ को आपने काट दिया, तो इन्वायरमेंट वाला इशू रहेगा। फिर वैसे भी हमारे देश में फॉरेस्ट कवर कम है, आबादी ज्यादा है। अब पेड़ काट देंगे तो फिर बारिश को दिक्कत होगी, मतलब जो पूरा क्लाइमेट है वहाँ का वो बिगड़ जाएगा। आपने वहां पे खदान लगा दिया, आपने पूरे कोयला निकाल दिया, फिर क्या होगा, जब आप निकाल देंगे तो खदान तो खाली पड़ी रहेंगी, फिर उसमें पानी भरता है। फिर आप देखते हैं न्यूज आती रहती है कि 2 बच्चे खेल रहे थे, खदान में गिर गए, यहाँ पे छोटी सी खदान थी, डूब के मर गए। क्योंकि सरकार फिर उस खदान को बंद भी नहीं कराती, वो तो गड्ढा गड्ढा रहता है, वो खदान काफी गहरी होती है, 500-500 मीटर गहरी खदानें होती हैं, उसमें और दिक्कत। फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ जाता है, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं बंद खदानों में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ हर्डल्स, लेकिन इन हर्डल्स को हमें पार करना है। और सरकार जो सोच रही, अच्छा सोच रही है। देखिए, हमेशा आप सरकार की आलोचना करें, लेकिन ऐसी आलोचना करें कि सरकार को बुरा न लगे। ये मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, आपके आंसर शीट में आलोचना होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बुरा ना लगे। ठीक है। अब जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार ठीक है उनको पैसा मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार, जैसे मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का रिजर्व है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, फिर मध्य प्रदेश में आता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट झारखंड होगा। झारखंड में बहुत सारी नई नई खदान निकलेंगी, जंगल घटेंगे, लोग घटेंगे, और ये ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल बेल्ट है। फिर यहाँ पे क्या प्रोटेस्ट होंगे, फिर यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको चुनाव जीतने में दिक्कत होगी। भाई वो वोट मांगने जाएंगे तो लोग चप्पल मार देंगे, किस बात का वोट भैया, तुमने तो हमें घर से निकाल दिया। तो यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स आ जाएगी। तो अभी कुछ राज्य सरकारें मना कर रही सरकार के इस मूव को, नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम आपके 10-20-30 हजार करोड़ के चक्कर में अपनी अपनी राजनीति, अपना एनवायरमेंट, अपने लोगों को विस्थापित नहीं करेंगे। स्टेट का कहना है कि और भी तो तरीके हैं। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए आप पे खर्च हो रहे हैं ना, कितने हो रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए साल के ना। तो ठीक है, आप कोई नया सोर्स बना लो और उससे 5 लाख करोड़ रुपए कमा लो। भाई ठीक है, आपका खर्चा है 1 लाख करोड़ का, तो आप 5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ कहीं और से कमा लो ना। आपके पास IT इंडस्ट्रीज है, आपके पास और भी 10 तरह की चीज है, वहां से कमा लो। ये थोड़ी ना कि 1 लाख करोड़ बचाने के लिए जंगल काट देंगे, लोगों को हटा देंगे, धरती खोद देंगे अपनी। तो ये भी एक इशू आ रहा है।
कि भैया सिर्फ 1 लाख करोड़ के चक्कर में क्या, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश है जिनके पास तो मिनरल्स भी नहीं है, फिर भी वो मिनरल्स मंगाते हैं, समृद्ध है। यूरोप में आप देख लीजिए मिनरल्स ज्यादा नहीं है, फिर भी वो समृद्ध है, क्योंकि उन्होंने और तरह के सोर्स बना लिए हैं अपनी कमाई के। वहां से पैसा कमाते, कहीं और लगा देते, अपने यहाँ के जंगल नहीं काटते, अपने यहाँ के पेड़ नहीं काटते। तो ये थोड़े से इश्यूज चलते आ रहे हैं। क्लियर हो रही बात मेरी? यस सर। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या नया चेंजेस आया है कोल सेक्टर में, कैप्टिव माइनिंग क्या है, एमएमडीआर एक्ट क्या है, 1957 का एक्ट है, 2020 में अमेंडमेंट आया है। राज्य सरकार को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, केंद्र सरकार को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये चीज हमने क्लियर कर देख ली है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक शुरू करें कि अगली क्लास में करें, बता दीजिए। स्टार्ट कर लीजिए सर। अगला टॉपिक बिजली को लेकर है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है। बिजली बिजली बिजली, पानी, सड़क, ठीक है। ये बिजली नहीं होती तो हम आप पढ़ नहीं पाते, क्लास नहीं हो पाती, बिजली नहीं होती तो फोन नहीं चल पाते। मतलब कहते हैं, मजाक में लोग कह देते हैं कि हवा के बाद, भाई जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए बिजली या इलेक्ट्रिसिटी। और सही बात है, बिजली 5 मिनट के लिए चली जाती है तो इंसान तो हिल जाता है कि अरे यार लाइट चली गई, अब क्या होगा। अब इसी बिजली को लेकर एक नया रूल्स आए हैं। रूल्स आए मतलब क्या कोई कानून आया है? नहीं नहीं, कानून तो पहले का बना हुआ है, लेकिन कानून में कुछ नए नियम जोड़े गए हैं। एक तो होता है एक्ट। एक्ट में कभी कभी पूरा पूरा एक्ट को बदलते हैं तो उसे उसमें लिख देते हैं, अमेंडमेंट कर देते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कोल को लेकर कुछ अमेंडमेंट किया गया, कैप्टिव माइनिंग को हटाया गया, वो हमने इससे पहले टॉपिक देखा। कभी कभी एक्ट बने होते हैं और उसमें कुछ हमें नई चीज जोड़नी होती है, तो हम उसमें रूल, उसके नए रूल्स ला देते हैं कि ये एक्ट यही है, ताकत यही है, सब कुछ जो है इस कानून में वही रहेगा, इसमें कुछ नए रूल्स जोड़ दिए गए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है ये कब का है? 2003 का एक्ट है। कब का? 2003 में ये एक्ट बना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट या बिजली कानून 2003। इसी एक्ट के अंतर्गत एक नियम आए हैं, नियम पुस्तिका आई है, यानी नियम, नए नियम आए। और ये नए नियम से वो किसके भले के लिए आए हैं? कंज्यूमर के भले के लिए आए हैं, यानी राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है उसके कुछ भले की बात की जा रही है। तो ये हमें देखना है कि क्या भले की बात की जा रही है, और हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बिजली आती है, बिजली कैसे आती है, और या अभी क्या दिक्कत है, डिस्कॉम कंपनियां क्या है। अभी 10 दिन पहले सरकार ने लगभग 98,000 करोड़ रुपए, 10 दिन पहले अभी निर्मला मैडम ने स्पीच दी थी ना कि हम देश में 6 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, इसमें से लगभग 98,000 डिस्कॉम कंपनी को दिया गया है कि ये सुधर जाए, इनका काम धाम से हो जाए। तो ये सब चीज क्या है, ये शुरू करते हैं। तो मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ आज की क्लास में, और बाकी हम डिटेल में देख लेंगे। असल में ये है, जब मैं अभी आपसे पूछूं कि भाई आपके घर बिजली आती है, आप लोग क्या बिजली जो कंपनी है उससे संतुष्ट हैं क्या, तो मुझे लगता नहीं कोई एक व्यक्ति बोलेगा मैं संतुष्ट हूं। क्योंकि दिक्कत ये है कि भले हमें बिजली टाइम पे मिल रही हो, लेकिन हमें उसका बिल ज्यादा लगता है। हमें मोबाइल का बिल सस्ता लगता है, लेकिन बिजली का बिल ज्यादा लगता है। या ये कह ली कि सरकार की ऐसी नीतियां आई हैं, या नेता जो पॉलिटिक्स है उसकी ऐसी नीतियां हैं कि लोगों को लगता है बिजली तो फ्री होनी चाहिए, या बिजली का बिल क्यों भरे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा चीज आ गया है। और बिजली जो होती है वो राज्य की सरकारें बना भी देती है, बिगाड़ भी देती है। इसलिए हम देखते हैं अमूमन जब भी सरकार खत्म होने वाली होती है, नई सरकार आने वाली होती है, तो नई नई घोषणाएं कर देती हैं कि सबका बिल माफ, सबका बिल माफ, 3-3 लाख रुपए का बिल माफ। यानी पॉलिटिक्स इस पर बहुत ज्यादा चलती है। और मोटे तौर पर देखा जाए, जो भी सर्वे हुए हैं, लगभग 70% लोगों ने कहा है कि हम अपनी बिजली व्यवस्था से संतुष्ट नहीं। लेकिन आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, जो हमारे मुंबई है, जो दिल्ली है, दिल्ली तो फिर भी नहीं लेकिन मुंबई है, वहाँ की जो बिजली व्यवस्था है वो प्राइवेट कंपनी चला रही है, वहाँ सरकार का कोई रोल नहीं है। और धीमे धीमे सरकार भी, अभी जितने भी काम सरकार इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आ रही है, या नए कानून लेकर आ रही है, कानून तो नहीं कहूँगा, या नए रूल्स लेकर आ रही है, इसमें सरकार का मंशा ये है कि हम अपनी बिजली जो व्यवस्था है उसको इतनी अच्छी कर दें, इतनी अच्छी कर दें कि 2-3-4 साल बाद हम ये बिजली कंपनियों को बेच दें और प्राइवेट को हाथों में दे दें। तो जब भी प्राइवेट कोई व्यक्ति कोई भी काम लेगा हमसे, सरकार से लेगा, तो वो चाहेगा कि सब अच्छा हो, सब चंगा होना चाहिए, हमें कोई खराबी नहीं चाहिए। आप हमको कोई मान, जैसे मान लीजिए मुझे आपको मोबाइल बेचना है अपना,
तो आप मोबाइल लेने आएंगे तो मैं आपको चालू करके मोबाइल दिखा के ही बेचूंगा कि हाँ भाई ये सब चीज़ है, आप सब कुछ चेक करेंगे। आप बंद मोबाइल, खराब मोबाइल, टूटा मोबाइल मुझसे नहीं खरीदेंगे। ऐसा यहाँ भी है। सरकार की ये मंशा है कि धीमे धीमे वो हर एक सेक्टर से हट जाए। सरकार कई बार कह चुकी है कि जो काम कोई और कर सकता है वो सरकार क्यों करती है। ठीक है, ये एडम स्मिथ की लाइन सरकार बोलने लगी है, और ऐसा लग भी रहा है कि सरकार धीमे धीमे बहुत सारे सेक्टर से अपने हाथ खींच लेगी और प्राइवेट को कर देगी। और इसी दिशा में ये कदम भी है, और इसी दिशा में ये कदम भी है कि 98,000 करोड़ रुपए डिस्कॉम को दिए गए हैं 10 दिन पहले, 30 जून को। अब सवाल ये है कि क्या है, क्या नए रूल्स आए हैं और अभी क्या व्यवस्था चल रही है, ये चीज हमें जाननी है। तो इसके लिए एक मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं मैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है या बिजली, ये 3 स्टेज है इसके। पहला स्टेज है उत्पादन, यानी पहले बिजली को हम बनाते हैं। दूसरा इसका स्टेज है ट्रांसफर, ट्रांसफर करना, यस। और तीसरा स्टेज है वितरण करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना। यानी हमने बिजली को बनाया, फिर उसका ट्रांसफर किया और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हैं बिजली? लोगों को, पीपल को, हमें, आपको। हमारे घर बिजली आती है। इसका मतलब हमारे देश में जो बिजली है वो कहीं बन रही होगी, फिर कहीं आ रही होगी, और फिर कहीं से मिल रही होगी। आप जिस बिजली ऑफिस को जानते हैं, असल में वो वितरण ऑफिस होता है। कहीं कहीं हिंदी में लिखा है तो वितरण केंद्र, वितरण केंद्र। यहाँ से बिजली आपके घर तक आई, लेकिन बिजली इसने बनाई नहीं, इसने बिजली पैदा नहीं की। तो ये जो कंपनी होती है जहां से बिजली मिलती है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इसका शॉर्ट फॉर्म है डिस्कॉम। डिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम फॉर कंपनीज। अभी उस शीट में लिखा है कि सरकार ने डिस्कॉम पे काम कर रही है। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अच्छा, उत्पादन कौन करती है? जो प्रोडक्शन करती हैं। अब आपको पता है बिजली के उत्पादन जो है, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे हम जो बिजली बनाते हैं वो थर्मल से बनाते हैं। थर्मल मतलब हमने कोयला जलाया, उसका स्टीम लिया, उसका भाप बना, उससे टरबाइन घुमाया, बिजली बनाया। आज भी हमारे देश में कोयले से बिजली सबसे ज्यादा बनती है। ठीक है, उसके बाद और सेक्टर आते हैं। उसके बाद हाइडल आता है, पानी से। ये देख लेना, इसका क्रम देख लेना, मुझे अभी याद नहीं है। हाइडल है, विंड है, इसका क्रम देख लेना है ना। विंड से बनाते हैं, बायोमास से ही बनाते हैं बिजली, सोलर से बनाते हैं, और न्यूक्लियर से बनाते हैं। इन तरीके से हम बिजली बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अभी भी हम थर्मल से बनाते हैं। बिजली बन गई। अब बिजली बन गई तो बिजली जब बनती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब आपके घर में जो बिजली आती है वो तो 440 वोल्ट का झटका लगता है आपको, है ना। उसमें भी हमारे देश का जो 440 वोल्ट की बिजली आती है, उसके बाद भी जो आपका एमसीबी है, मीटर है, वो उसको और आपके अप्लायंसेस के हिसाब से अलग अलग कर देता है। लेकिन जब बिजली बनती है तो बहुत ज्यादा उसमें जैसे कहते हैं वोल्ट में उसकी ताप रहती है। फिर ये ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर करने के लिए आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे खंबे, आपको बहुत बड़े बड़े खंबे दिखते हैं, इससे बिजली होती है ट्रांसफर। हमारे देश में बिजली को ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी महारत्न कंपनी, इसका नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड, ठीक है, मेगावाट्स है ना। एक बहुत बड़ी कंपनी, ये भी महारत्न है, इसका नाम है पावर ग्रिड। तो बड़े बड़े जो आपको टावर दिखते हैं, खंबे दिखते हैं ना, इससे बिजली ट्रांसफर होती है, इससे बिजली ट्रांसफर होती है। ठीक, तो पावर ग्रिड ट्रांसफर के लिए है, बनाने के लिए, जैसे आपने एनटीपीसी का नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। टी फॉर थर्मल, पी फॉर पावर, मानी बिजली, कॉर्पोरेशन है नेशनल। एनटीपीसी बिजली बना रही, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। पावर ग्रिड से बिजली हमें मिल रही है, उसके बाद ये बिजली पहुंचती डिस्कॉम कंपनीज के पास। जैसे एमपी की बात करूं मैं, एमपी में जो डिस्कॉम कंपनी है, इनके 3 क्षेत्र बांट दिए गए हैं कि भैया एक ईस्ट क्षेत्र दिख रहा है, एक सेंट्रल दिख रहा है, और एक वेस्ट दिख रहा है। अभी हम आप इंदौर में बैठे तो हम लोग के पास जो कंपनी है उसका नाम है एमपी वेस्ट डिस्कॉम, यानी पश्चिमी क्षेत्र वाली। ये सिर्फ बिजली इसको मिलती है और ये आपके घर तक बांट देती है।
आपको बिल भी यही देती है, आपकी समस्या भी दूर करती है। ठीक है, तो वितरण कंपनी है डिस्कॉम, देखिए ये मुनाफे में है, ये मुनाफे में, मुनाफे मतलब क्यों भैया, इन्होंने जितनी बिजली बनाई उतनी बांटी, उसका पैसा मिला। ये बिजली का ट्रांसफर करते हैं, ये मुनाफे में। ठीक है, ये घाटे में, ये लॉस में। लॉस में इसलिए है क्योंकि यही चल जाती पूरी पॉलिटिक्स, राजनीति यही चल जाती। ठीक है, ये लॉस में बहुत ज्यादा है। और इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई थी, उसका नाम था उदय स्कीम। उदय स्कीम, ये यूपीएससी में सवाल पूछ चुका है। उदय का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म था उज्जवल डिस्कॉम। डिस्कॉम जैसे है समझ जाइएगा, वितरण कंपनी, एश्योरेंस योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। मतलब ये जो डिस्कॉम कंपनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमपी की, तो हमारे देश में हर सेक्टर, हर राज्यों में डिस्कॉम में सब बर्बाद है। बहुत रेयर कोई डिस्कॉम होगी जो प्रॉफिट में होगी, क्योंकि यहाँ चल जाती है पॉलिटिक्स। आप लोगों ने देखा होगा, सरकार बोलती 4 लाख का बिजली बिल माफ, तो 4 लाख का बिजली बिल सरकार ने तो माफ कर दिया, लेकिन वितरण कंपनी को तो 4 लाख नहीं मिले ना, तो माफ हो गया। अब इसने तो, इस वितरण ने इस पावर ग्रिड को पैसा दिया था। भाई पावर ग्रिड को पैसा चाहिए बिजली ट्रांसफर करने का, एनटीपीसी को पैसा चाहिए बिजली बनाने का, बाकी तुम अपना खेलो। तो डिस्कॉम जो कंपनीज है, ये कुछ अपनी करतूतों की वजह से घाटे में है और कुछ सरकार की करतूतों की वजह से घाटे में। अब इन्हीं डिस्कॉम के लिए रूल्स आए, इन्हें कहा गया राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स। तो पहली चीज, ये जो नए रूल्स अभी आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत जो नए रूल्स 2020 में आए हैं, वो किस सेक्टर को इफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, तो आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, डिस्कॉम को। यानी जो ट्रांसफर वाली कंपनी है और जो प्रोडक्शन वाली कंपनी, ये इससे इफेक्ट नहीं हो रहे। कौन इफेक्ट हो रही? डिस्कॉम हो रही। डिस्कॉम को बिजली कहाँ से मिल रही है, ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया है। डिस्कॉम को ये इतनी घाटे में सरकार ने योजना चलाई थी, उदय योजना। और अभी मैंने बोला 10 दिन पहले सरकार ने 98,000 करोड़ रुपए दिए हैं देश भर के डिस्कॉम्स को, कि भैया आपको हम थोड़ा, आप इतने घाटे में है तो आपको उभार दे, आपको थोड़ा ला दे, लाइन पे ला दे, क्योंकि लॉस में, तो लॉस में कुछ इनकी कमियां हैं और कुछ सरकार की कमी है। अब जो इनकी कमी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो रही? यस। अब ये जो बिजली चलती है, ये तार से होके आती है। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 वोल्ट की करंट यहाँ से दिया, तो यहाँ 10 वोल्ट नहीं मिलता, यहाँ मिलेगा 7.5 वोल्ट। यानी बीच में बिजली हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से बिजली हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कुछ खराब हो, या जिसे कहते हैं मतलब कुछ लॉस हो गई, लॉस कहना सही शब्द हो। यानी हमारे पास जो लॉस है, बिजली के जो लॉस है, वो दो तरीके के लॉस है। एक तो लॉस को कहते हैं ट्रांसमिशन लॉस। ट्रांसमिशन मतलब जब बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो कुछ ना कुछ तो वो लॉस हो जाएगी। ठीक, ये कौन सा लॉस है? ट्रांसमिशन लॉस। ये समझ में आ गया? आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो बीच में रेजिस्टेंस होता है, वो थोड़ी बिजली खा जाता है, एक लॉस ये। और दूसरा जो बिजली का लॉस है उसे कहते हैं कमर्शियल लॉस, यानी वाणिज्यिक लॉस। जैसे मान लीजिए आपने बिजली खरीदी 5 रुपए प्रति यूनिट। आप कौन? डिस्कॉम कंपनी। हम यही बात करें, डिस्कॉम बर्बाद है, सरकार उनको उबारना चाह रही। इन्होंने मान लीजिए 5 रुपए यूनिट में बिजली खरीदी। ठीक, यूनिट एक इकाई होती है बिजली की। अब इनको अपना खर्चा निकाल के मान लीजिए इनको 6 रुपए में बेचनी थी, 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली बेचनी थी। लेकिन आप जानते हैं बिजली चोरी बहुत होती है, बिजली बहुत चोरी होती है। जैसे मान लीजिए इन्होंने 100 यूनिट बेची, 100 यूनिट बेची, तो इनको पैसा मिला मान लीजिए 80 यूनिट का ही, बाकी 20 यूनिट बिजली तो कोई चोरी कर लिया। जब चोरी कर लिया तो उसके मीटर में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई, मीटर में आई नहीं और बिजली का पैसा नहीं मिला। इसे कहते हैं कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस। तो डिस्कॉम है ना, इनको दो दो तरह के झटके लगते हैं। ट्रांसमिशन लॉस को तो ये कम नहीं कर सकते, भाई बिजली चलेगी तो खर्च होगी, लेकिन जो कमर्शियल लॉस है, वाणिज्यिक लॉस है, इसको तो कम कर सकते, बिजली चोरी को रोके, है ना, बिजली चोरी को रोके। और जितनी बिजली दे रहे हैं उसकी सब, उसकी मीटरिंग करें, मीटर लगाएं, सब घरों में मीटर लगाएं, और मीटर से ये पता रहता है कि इस घर में कितनी बिजली आई, उस हिसाब से उसको बिल मिलेगा। दूसरा, ये जो सरकार की नई नई योजनाएं चलती हैं कि भैया इतना बिल माफ, जैसे अभी चल रही है कि 100 यूनिट से कम अगर बिजली का बिल है तो आपको 100 रुपए का बिल देना होगा। क्या ये कमर्शियली वाइबल है? इस हिसाब से 1 रुपए में 1 यूनिट, जबकि ये जो डिस्कॉम है
ये मोटे तौर पे 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रहे हैं, 4 रुपए खरीद रहे हैं। और फिर इनका खाना खर्चा, इनके एम्प्लॉय, इनका सारा मेंटेनेंस करके, और आपको कितने में दे रहा है, 1 रुपए प्रति यूनिट। तो यहाँ पे हर यूनिट में 3 से 4 रुपए की मार खा रही है, तो ये तो घाटे में जाएंगे। तो दूसरा, जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो सरकार की पॉलिसीज है, वो इस डिस्कॉम को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा जो कमर्शियल लॉस है, एक तो ये लॉस है कि बिजली चोरी, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, चोरी होती है। और दूसरा, जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारी नीतियां हैं, जैसे संबल योजना चल रही है अभी, संबल योजना के तहत ये कि भाई 100 यूनिट से कम बिल आएगा तो 100 रुपए का बिल रहेगा। ठीक है, या फिर जो बीपीएल वाले हैं उनकी बिजली कम होती है, या फिर और जो योजनाओं में है उनकी बिजली कम होती है। और फिर एक कहने को बात हो जाती है कि भाई जो बिजली वाले हैं ये एक ही बिजली के 10 तरह के रेट लगाते हैं, दुकान में अलग, इसमें अलग, उसमें अलग। क्योंकि जैसे मान लीजिए इससे 1 रुपए प्रति यूनिट ये बिजली ले रहे हैं, तो ये तो कमर्शियली वाइबल तो है नहीं भाई। 4-5 रुपए में कोई खरीदे और 1 रुपए में बांट रहा है, तो फिर वो कहीं और एडजस्ट करते हैं कि भाई दुकान में बिजली का बिल जो है यूनिट वो थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं कि वहां से थोड़ा एडजस्ट हो जाए। एचटी कनेक्शन है, बड़े कनेक्शन है, वहां पे कुछ अलग रखते हैं। जो बीपीएल वाले हैं उसको बिल और सस्ता देते हैं। तो भाई सरकार, मतलब इस डिस्कॉम को तो पैसा बराबर चाहिए ना। तो भाई जो सक्षम है उसको थोड़ा ज्यादा लिया, जो गरीब है उसको थोड़ा कम लिया। ये कुछ टैरिफ्स होते हैं, इन्हें कहते हैं टैरिफ्स। टैरिफ में रेट लिखा रहता है कि भाई कौन सी यूनिट का कितना रुपया है। इसलिए कहीं की मजाक हो जाता है कि भाई कोई केले वाला है, केले वाला केला बेच रहा है, तो गरीब आया तो उसको केला 1 रुपए का एक दिया, फिर अमीर आया कार से उसको एक केला 10 रुपए का दिया। एग्जाम्पल के लिए बिजली वाले एक ही बिजली यूनिट को अलग अलग रंग को अलग अलग रेट में क्यों देते हैं, क्योंकि ये चीजें होती हैं। तो अभी मैंने आपको बेसिक समझाया है, अगली क्लास में हम देखेंगे क्या चेंजेस आए हैं और इसमें कंज्यूमर के हित में क्या है। इसमें लिखा है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को कौन से अधिकार मिल गए भाई, बिजली तो उसको मिल ही रही थी, ऐसा कौन सा अधिकार दे दिया। क्या नए अधिकार है, कुछ नए नए की वर्ड्स हैं, जैसे एक नया वर्ड है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या होता है ये हमको देखना है। नेट मीटरिंग क्या है, एक प्रोज्यूमर कर का शब्द है, प्रोज्यूमर। कंज्यूमर से एक नया शब्द बना है प्रोज्यूमर, ये क्या होता है, क्योंकि ये नहीं, गैट का टैरिफ अलग है। टैरिफ मतलब होता है रेट, टैरिफ का मतलब होता है हिंदी में रेट, समझ लो रेट। ठीक है, जैसे कोई टैक्सी वाला बोले, ओला वाला बोले ये हमारा टैरिफ है, इसका मतलब वो उसका रेट कार्ड। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। बाकी चीज अगली क्लास में देख लेंगे।